सबसे पहले अपन जो है चैप्टर नंबर 1 जो था आपका आईटी का उसको फटाफट रिवाइज करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर। रिवीजन किसका है? मेरा रिवीजन, आपका। ठीक है ना? तो पहले रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, उसके बाद में विल स्टार्ट ऑफ विथ द न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, राइट? ओके, चैप्टर नंबर 1 क्या था आपका? चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। ठीक है, जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, बोल बोल के अभी आप लोग को याद करने हैं सारे पॉइंट्स को, ताकि आप लोग के लिए याद हो जाए दिमाग में फटाफट। ठीक है, सेट हो जाए एकदम, दिमाग याद करके बैठाना है। दिमाग याद करके, दिमाग में याद करके एकदम सेट करना है। ठीक है, थोड़ा हिंदी खराब हो गया। चलो आओ बताओ एक बार। नंबर 1, चार टर्म्स जो अपन पढ़ा था, सबसे पहले क्या था आपका? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड एम्प्यूटेड इकोनॉमी। चार वर्ड सीखा था मैंने। क्या क्या चीज था आपका? कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड एम्प्यूटेड इकोनॉमी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल? जब एक कंट्री क्या होता है? रूलर कंट्री होता है एंड द अदर कंट्री इज द कॉलोनी। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं? is made by the ruler country, and the different colonial countries have to follow the rules and regulations made by the ruler country। एक बार और बताइएगा परी जी, आप उस किसको ताक रहे हैं यहाँ पे? हाँ, पक्का तो क्या है कॉलोनियल रूल? बताइएगा एक बार के लिए। एक कंट्री जो है कॉलोनियल, दूसरा कंट्री कॉलोनी होता है बस पे। हाँ, बस हो गया, बस हो गया आपस में। एक दिन रूलर बन गया, दिन कॉलोनी बन गया, आपस में खेलो आप। क्या सही से बोलो। वन कंट्री इज द rural country, the other country is the colonial countries, and the rural country makes the rules and regulations for the follow colonies to follow। Number 2, stagnant economy। stagnant economy म्हणजे जहां पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो या तो स्लो है या तो कांस्टेंट रेट में है। नंबर 3, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। व्हाट इज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी? जमींदारी सिस्टम जहां एग्जिस्ट करता है, दो चीज एग्जिस्ट करता है, एक तो है जमींदारी सिस्टम और एक है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता है। एक क्या था आपका? जमींदारी सिस्टम, दूसरा क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या था आपका? चौथा नंबर, एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल हो रहा है। ओके, चलेगा बिल्कुल यहां तक, पक्की बात। पीछे का लोगों से अभी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है तो आप लोग आंसर बताएंगे। पीछे बैठा कौन? देखो कौन? आयुष है क्या? आंसर बताना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चार टर्म हो गया आप लोग का। चलेगा बिल्कुल यहां तक, आगे बताएंगे। आगे क्या डिस्कस किया? इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें रूल नहीं किया था तो इंडिया का कंडीशन कैसा था? क्या था उसका शॉर्ट टर्म? किसी को याद है क्या? खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। एक बार वापस रिपीट करेंगे, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। एक बार और, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। खुद के, सेल्फ रिलायंट था। इंडिया वाज अ सेल्फ रिलायंट कंट्री बिकॉज इट हैड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज पॉसिबल। नंबर 2, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नंबर 3, क्या? एग्रीरियन इकोनॉमी, यानी कि इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नंबर 4, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, इंडिया तो सेल्फ रिलायंट था, सब कुछ था, इसलिए क्या था? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था। नेक्स्ट, ये हो गया आपका खत्म। फिर था इंडिया का, अब क्या हो गया? रिलेशनशिप में आ गया, आपको धीरे धीरे बर्बाद होना है आपको। ऐसे मजाक में बोले, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, सबसे पहला था आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या था? शॉर्टकट किसी को याद है क्या? कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्केर्सिटी है। दृश्य लोग कहाँ है? ठीक है, कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्केर्सिटी है। क्या हुआ? शांत शांत है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप कुछ बोल दिया इसलिए थोड़ा तकलीफ सा नहीं हुआ। सब ठीक है ना? तो अच्छा, ठीक। ठीक है, कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। लैंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको और प्यार से क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था? नॉमिनल हेड इज द जमींदार। उनका काम क्या था? टू कलेक्ट लगान इररेस्पेक्टिव ऑफ द
इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर था क्या? हाँ, क्योंकि उनका भी जो फिक्स था, ये डेट्स था, फिक्स था ऑफ डिपॉजिटिंग लगान। अगर वो लोग नहीं किया तो they would have lost the rights of being a जमींदार। एक बार और बोलेंगे क्योंकि शायना अभी भी आधा नींद में है जीवन में, ठीक है, बताएंगे एक बार के लिए। सबसे पहले जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा विल रिपीट 15-20 टाइम्स, डोंट वरी, ठीक है, बताइएगा एक बार के लिए। लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम, यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन है? जमींदार है, ठीक है, उनका एक ही काम था, टू कलेक्ट लगान irrespective of the economic condition of the farmers, ठीक है, उनका भी डेट ऑफ डिपॉजिटिंग वाज फिक्स्ड, फेलिंग which they would have lost their rights of being the जमींदार। नंबर टू, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या था? फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, उसके वजह से जो ओवरऑल इनकम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, बट द नेट डिस्पोजेबल इनकम जो था वो क्या हो गया था? कम हो गया था। कमर्शलाइजेशन की वजह से भी कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी क्रिएट हुआ था। क्या था उसको? देश में शॉर्टेज हो गया था, फूड शॉर्टेज का, लीडिंग टू फेमाइन्स इन इंडिया, लीडिंग टू फेमाइन्स इन इंडिया। क्या पार्टीशन की वजह से भी एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ था? हाँ, पाकिस्तान के पास में इरिगेटेबल लैंड चला गया और बांग्लादेश के पास में जूट ग्रोइंग एरियाज जो है वो चला गया था। जो ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, हमको सबका वीडियो ऑन चाहिए जो ऑनलाइन कर रहा है, जिसका नेटवर्क नॉर्मल से रेंज में ज्यादा है और हम नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहे हैं विद दो आंख, तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, आप लोग अपना जो भी दशा में था उसमें ठीक करके अपने आप को 1 मिनट में ऑनलाइन में ले आइएगा। क्या पता लोग गंजी वंजी में बैठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सब विष्णु जी के अवतार बने हुए। चलिए बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला था मैं? अरे क्या बोला ना, पाकिस्तान वाला काम हो गया, ऐसे भी काम हो गया उन लोग का, ठीक है, सिर्फ नेशनलिस्ट पॉलिसीज मेकिंग, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्या पॉइंट था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि दृष्टि की हालत हमेशा फटी हुई रहती है। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड आई स्टैंड्स फॉर इरिगेशनल फैसिलिटीज लो है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या थी? फटी हुई थी। अंशुल हमको तुम्हारा माना, हम घर पे था है, पंखा नहीं देखना हमको, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन वॉल्स, वेरी नाइस, पापा अच्छा खर्चा किए हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, ये हो गया स्कैरसिटी ऑफ, इतना जब बुरा हालत है तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। 4 पॉइंट बताइए फटाफट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। नंबर टू, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर थ्री, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड नंबर फोर, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चलेगा। 4 पॉइंट दिमाग में सेट। पार्टीशन का इशू, फमाइंस का इशू, कमर्शलाइजेशन वाला पॉइंट, लैंड सेटलमेंट वाला पॉइंट, दिमाग में एकदम सेट। आधा रात को भी पूछूंगा तो याद रहेगा आप लोगों को, चाल से के एकदम बढ़िया से। इज इट फाइन? श्योर? सर ने 4 पॉइंट बताओ। एग्रीकल्चर का तो बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं, अब देखने का टाइम नहीं है। लैंड सेटलमेंट। नंबर टू इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्ट, लो लेवल प्रोडक्टिविटी, क्यों? हाँ, ठीक है, देखा, याद आई है। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड आई स्टैंड्स फॉर इरिगेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था दूसरा नाम? तो देखो, जमींदारी सिस्टम, ये तो कर रहे हैं, ठीक है, जमींदारी सिस्टम समझ में आया? ये तो शर्माओ मत, वह रिश्ता नहीं बता रहा कि अक्षय फाइनल का तुम्हारे साथ से, तब तो शर्माने बनता भी, अग्नि से कैप्टन है अपना, ठीक है। अरे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, ये बैग ऊपर कर लिया पूरा। भैया, सेमी फ्यूडल में कैपिटलिस्ट वाला पॉइंट समझा दो एक बार। देखो, सेमी फ्यूडल में क्या होता है, कैपिटलिस्ट अप्रोच इसलिए यूज किया गया है, उन्होंने बोला कि प्राइवेट एंटिटीज को ज्यादा पावर दो, जिनके पास में जमीन है उनको ज्यादा पावर दिया करो, एंड एक्सक्लूसिवली क्योंकि पावर इंडिविजुअल्स के पास में था तो वहां पे उनको ज्यादा फायदा मिल रहा था, लीडिंग टू अ लॉन्ग डिवर्जन ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल। वैसे भी हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है चैप्टर नंबर 2 के पहले वाले पार्ट में पढ़ेंगे भी वापस से, तो इसलिए स्ट्रेस करने वाली बात नहीं है आप लोग का, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर? डन एवरीबॉडी? ठीक है, श्योर? चाइना क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन से कितने पॉइंट्स थे? AISCO, 5, ठीक है। इसमें क्या था? डी से, हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? नंबर 1 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर एस
पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या था? लो था। नेक्स्ट नंबर 3, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ओ से लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी, तो झूमो जो नाचो और मेरे संग नाच गाओ। डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नंबर 1 वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके ऊपर आपके ऊपर सवाल भी आया गया था आपके ऊपर। लास्ट वाला टेस्ट जो आपका लिया गया था जिसमें आप लोग महा लेवल पे हगा है, उस टेस्ट का, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल, ठीक है, वो लोग क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या क्या था पॉइंट्स? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले वर्ड समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? नहीं नहीं, पहले हमको ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इंडस्ट्री? वो सेकंड पॉइंट है तू जो बोल रही है, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने नहीं दे रहा ब्रिटिशर्स लोग। इन सिंपल लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स लोग इंडस्ट्रीज को प्रमोट ही नहीं करने दे रहा है। किस तरीके से इंडिया इंडिया का इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करने दिया? नंबर 2, जो इंडस्ट्रीज था उसको खराब किया। 2 पॉइंट ऐसे आएगा। इंडिया का इंडस्ट्रीज को डेवलप ही नहीं होने दिया। नंबर 2, जो था उसको खराब कर दिया। था कौन सा? हैंडीक्राफ्ट। और डेवलप कैसे नहीं करने दिया? मशीन मेड गुड्स वाला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा? इंडिया का बहुत स्मार्टली डी इंडस्ट्रियलाइज किया बाय डिवाइडिंग इनटू टू फोल्ड्स। टू फोल्ड्स वाला सवाल है कल वाला क्वेश्चन में। टू फोल्ड्स क्या क्या था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो उसमें मुझे बताइएगा, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या था? नंबर 2, ये तो हो गया, काम खत्म। उसका नेक्स्ट था डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी में क्या यूज होता, मुझे बताइए आप। इंपोर्ट फ्री गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंपोर्ट फ्री गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। नंबर 2, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन। बट हैंडीक्राफ्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटीज था। सेकेंडली, इंडिया अभी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में रिलाई कर रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन मेड गुड्स बना रहा था। एंड हमारे गुड्स जो है मशीन मेड गुड्स के कंपैरिजन में फाइट कर नहीं पा रहे थे। ये हो गया, 2 पॉइंट समझ में आ गया। कौन सा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? जो मशीन गुड्स बनाता है उन इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, यशवी थोड़ा पार्टिसिपेट करेगा, एकदम थोड़ा सा मुंह में स्माइल लेकर आइए, ऐसा लगना चाहिए जीवन है, जीता जी रहा है। ठीक है, सोचो एक बार के लिए सबसे बढ़िया लड़का का फोटो यहाँ पे तुम्हारे लिए लगाया है। अरे हाय हाय, क्या बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 4 बताइए। तुम उसको ही देख रहे हैं, क्या पीस है। नेक्स्ट नंबर 4, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो गया। फिर नो कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, क्योंकि देश का प्रोडक्शन नहीं है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी। जीडीपी का मतलब क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीडीपी। कल इतना भूखाबंदी लिखी है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस भूल गया, बताओ एक बार के लिए हमको। आप लोगों को तो आता है। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस था? डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, देश के विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कहाँ पे? इंडिया में, तो ये डोमेस्टिक हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अगर इलॉन मस्क बना रहे तो इंडिया में तो डोमेस्टिक का पार्ट होगा, नेशनल का पार्ट नहीं होगा। कि नेशनल मतलब देशवासी। क्या मैं देशवासी हूँ? हाँ, मैं देशवासी हूँ। माना मेरा शक्ल नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे क्या नहीं लगता है? ठीक है, बताइए क्या है? देशवासी। ठीक है, तो मैं देशवासी, तो मैंने जो बनाया वो क्या है? नेशनल। देशवासियों ने इंडिया में बनाया या फिर बाहर में बनाया, इट विल बी अ नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर बाई चांस किसके दिमाग से निकल गया, देश के अंदर सामान बन रहा है, डोमेस्टिक। देश के अंदर सामान बन रहा है, कोई भी बनाओ, मैं बनाया, बाहर वाला इंसान बनाया, डोमेस्टिक। देशवासी बना रहा है, इंडिया में बनाओ चाहे बाहर में बनाओ, नेशनल। कॉन्स्टिपेटेड वासी नहीं, एकदम ओवरफ्लो, आराम से फैल लीजिए। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। इसमें क्या कर रहा है? ठीक है, चलेगा बिल्कुल, याद तक पक्की बात। आगे बढ़ता है। क्या पढ़ा था अपन अक्षय? लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी हो गया। फिर लास्ट वाला, लिमिट रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आइए आइए, ताली बजाइए, इतना जल्दी आए हैं, अरे वाह वाह वाह। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। पीछे और कौन आ रहा है आपके पीछे पीछे? अच्छा वो, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े, गर्म लग रहा है किसी को? हाँ, तो ऑन करो ना, थोड़ा गेट बंद करो ना। ये अभी हम इग्नोर शुरू करेगा। अंशुल यहाँ पे ताली बजा रहा है। वाह भाई, ये भी ठीक है।
अरे फिर उसके बाद क्या पढ़ाई किया था आपने तनिष्क? 2 पॉइंट खत्म कर दिया हमने, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। थर्ड क्या सेक्टर था वो? बस यही बात है। फॉरेन ट्रेड में कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। क्या क्या था अंकिता जी? नंबर 1, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मेटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मेटेरियल, इंपोर्टर ऑफ, एक्सपोर्टर ऑफ, इंपोर्टर ऑफ, एक्सपोर्टर ऑफ, इंपोर्टर ऑफ। सेट हो गया। नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड के लिए मेरा आधा से ज्यादा बात किससे हो रहा था? ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से हो रहा था। जो बचा कुचा टाइम था वो किससे बात हो रहा था? उनका आसपास का दोस्त लोग से, चाइना, चीना, पर्शिया और सेलोन जो श्रीलंका है और अभी ईरान है। बात कम नहीं हो रहा था कि और एक कुछ बना दिया। कब? स्विस कैनल। कब? 1959। क्या? 1869 में क्या बनाया? स्विस कैनल बनाया। 1869 में क्या बनाया? स्विस कैनल बनाया, विच कनेक्टेड इंडिया ब्रिटेन डायरेक्टली। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो एक पार्ट था भाई, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट। नंबर 1, ऑफिस सेटअप किया ब्रिटेन में। पैसा कहां से जा रहा है? इंडिया से। ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन, एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द इंडियंस। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 1 2 वो लोग फाइट किया, खर्चा कौन उठाया? नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। समझ में आया बिल्कुल यहाँ तक? क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? 3 पॉइंट एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये खत्म। फिर लास्ट, नेक्स्ट अनामिका जी, नेक्स्ट क्या है? डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक में आया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में। जब लुलू साहब ने क्या बोला था 1921 के टाइम में, क्या हुआ था? ईयर ऑफ, वो तो हमने बोल दिया बेशरम। हुआ क्या था ये पूछ रहा है। हाँ, उसमें क्या हुआ था? अरे हाँ, डेथ रेट बहुत कम नहीं होता। डेथ रेट तो पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ा, डेथ रेट कंपैरिजन में कम हो गया था। और जो पहले नवंबर के अंदर तो बत्ती बत्ती में इशू हो जाता था, तो जो ग्रोथ रेट था किसका, बर्थ का, वो बहुत ज्यादा था। फिर थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, कभी बहुत जन्म हो रहा है, कभी लिमिटेड जन्म, तो स्टेबल हो गया जन्म की आइडिया हो गया कितना जन्म होने वाला है। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? बेसिकली जो ऐशानी ने बोला लिटरेरी क्लब की, क्या बोला आपने? मतलब वो क्लब का ही तो सेक्रेटरी होगा ना, या क्लब नहीं है क्या? अच्छा, क्लब नहीं, सॉरी। ठीक है, तो उसका सेक्रेटरी जी ने क्या बोला? पॉपुलेशन जो है उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ये वाला पॉइंट खत्म। लिटरेसी रेट तो माशाल्लाह था इंडिया का। कितना? 16%। जो लोग ऑनलाइन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको निकाल देगा। लेस देन 16%। एंड 7% से कम किसका था? वुमेन लिटरेसी रेट। पानी का इशू, सैनिटाइजेशन का इशू। ठीक है, बेड़ा गर्क। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? 1 साल से पहले किसी बच्चा का डेथ अगर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कितना था? 218। ये नंबर्स याद नहीं करना है। ये नंबर्स सीबीएसई वाले लोग याद नहीं करना है, सेवा वाले लोग को पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा लास्ट चैप्टर में भी बोलूंगा मैं आप लोग को, जहां पे सवाल पूछता है आप लोग एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटा। ठीक है, याद हो गया इन द प्रोसेस डिफरेंट थिंग, आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट था आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था? इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 2/3 पॉपुलेशन। नंबर 2, सर्विस। नंबर 3, सर्विस सेक्टर, और सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था आपका, 5 पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। नंबर 1 वाज रोड्स। क्या ब्रिटिशर्स ने रोड्स डेवलप करने की एफर्ट्स डाली? डाली थी, बट जनरली जो ऑल वेदर रोड्स थी उसकी क्या थी? स्कैरसिटी था। ऑल वेदर रोड्स वर यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। नंबर 1, आर्मी का मोबिलाइजेशन, और नंबर 2, रॉ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए। 2 पर्पस के लिए ऑल वेदर रोड्स का इस्तेमाल हो रहा था। क्या क्या था आयुष साहब? एक्सपोर्ट्स के लिए। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा था तुम? रोड से कहाँ एक्सपोर्ट करेगा भाई? जितना हमको आज तक वर्ल्ड मैप दिखा है, पानी दिखता है बीच में। अबे शर्मा क्यों रहा? मुझे तो समझ में नहीं आता तुमको। हम तो ऐसे पूछे थे, तुम्हें चाइना पसंद है क्या? ऐसे पूछा तुमसे। तो वो अलग बात है, घर बस जाए अच्छा है। आई सपोर्ट लव, किसी का बन जाए तो अच्छा ही है ना यहाँ पे। बस निबा निपिफिकेशन नहीं चलेगा, हाँ। नो निपिफिकेशन प्लीज। ओ यू सो क्यूट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।
तुमने उससे कैसे बात किया, ये सब नाटक नहीं। हाँ ठीक है, अजीब है। समझ गया ना? चोरी करने वाला लोग। बोलो आयुष, हम 15 साल तो तुम्हारे लिए रुका रहेगा क्या? मोबिलाइजिंग द आर्मी, और नंबर 2 देख के बोल दो पूरा। क्या? शिफ्टिंग तुम्हारा मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल। दो पर्पस के लिए यूज हो रहा था ऑल वेदर रोड। क्या कहता आयुष? नंबर 1 मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। चाइना को स्मार्ट लोग पसंद है, ऐसे बुका की तरह करेंगे तो नहीं पसंद आएगा। शायद तुमको डम लोग पसंद है, तुमको डम लोग पसंद है। नहीं ना, देखा? हाय हाय, क्या बात है, कोई लाल चुन्नी ला देना इसके लिए। चलो अच्छा है, समझ में आ गया, पीछे वाला तो कपट जाता ना। अच्छा, आगे बता, आगे और क्या पॉइंट था? ये हो गया पहला पॉइंट, रोड सबको क्लियर हो गया। आयुष कभी भूलेगा नहीं। नंबर 2 रेलवेज तो बेस्ट, इंडिया डेवलप द रेलवेज इन द ईयर 1850। फर्स्ट रेलवे कब गया था? 1853। कहां से कहां? बॉम्बे टू थाने। परी जी याद है या नहीं है? रेलवेज कब डेवलप हुआ? 1950, 1945, 52। कब था रेलवेज डेवलप? अभी बताओ कितना हुआ? तो वो खराब लगे कि आयुष ने दूसरा सेटिंग कर दिया है। आयुष तुम तो डिमांड में है यार। अग्रवाल साहब आपके लिए बहुत खराब लग रहा है आपको, चूट स्पैन होने के बाद में जूत भी। ए प्रियांशु 1853 में क्या हुआ था बे? फालतू का 1853। यशवी क्या है? 1850। देखा, सही बोला इसने। रेलवेज डेवलप हुआ इन द ईयर 1850। तू पूरा तो गलत बोला बोका, हम सही बोला था। एक होता है बोका लोग, एक होता है अत्यंत बोका, उसके बाद में यशवी। नॉइस। कोई बात नहीं, आपसे अगर तुम सही नहीं बोला तो यशवी। कब पढ़ने का विचार है तुम्हारा? अरे हम तो याद करवा रहे, अच्छा काम करा रहे, नहीं कर रहे, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं तुम लोग के लिए। इंडियन रेलवेज कब डेवलप हुआ? 1850। अब याद कर लो कितना है, 1850। और पहला ट्रेन कहां से कहां तक गया था? बॉम्बे टू ठाणे, कब? 1853। मैत्री सिंह चौधरी, आंसर दीजिएगा। नंबर 3 क्या था? रेलवेज का फायदा था क्या कुछ? क्या फायदा था? माइंस को हटाने के लिए रेलवे डेवलप हुआ था। ओके, ये सही बोल रहा है, ये अच्छा पॉइंट बोला है एक्चुअली। तो मैंने आपको डाउट मत किया करो कभी भी। डीडीएलजी के शूट करने के लिए काम आ गया था ट्रेन। और ट्रांसपोर्ट वाला वो तो पॉजिटिव इंपैक्ट पे चला गया, खैर फिर भी आगे बोलो। रेलवेज ने नेशनल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को थोड़ा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो इसने कहा वो सब प्रमोट किया, 3 पॉइंट। बट इसका बेनिफिट इंडिया को नहीं मिला। वाटरवेज एंड इंडर जो वो सब पार्ट्स है उसमें इंडिया को डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विस, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो तो टेलीग्राफ चलेगा। डन। एंड लास्ट में है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्या क्या था आपका? एक तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो फॉलो हो रहा है वो कहाँ का है? ब्रिटिशर्स का। फिर क्या था? मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, बेटर बोलो बोलो बोलो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ये था आपका चैप्टर नंबर 1, जिसको मैंने 21 बार तो रिपीट करा दिया आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग को याद हुआ है नहीं हुआ प्लीज? अब उनको रोना आ जाएगा ना मीरा जी? याद हो गया ना पक्का? याद करके आएगा ना प्लीज? हम तुमको पर्क खिलाएगा एक तो, प्लीज याद करके आना, ठीक है? डन। क्या पूछे? पूछेगा इसको, परी आज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, हमको मजा नहीं आया आज परी। वो डांटा क्या तुमको? नहीं, तुमको देख के लगता नहीं को डांट पाएगा तुमको। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, डन एवरीबॉडी। विद दैट योर आईडी का चैप्टर नंबर 1 इज डन। इसी तरीके से, इसी तरीके से सुन लो बेशरम लोग, इसी तरीके से विल आल्सो रिवाइज नेशनल इनकम आल्सो, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, इन कमिंग डेज। डेप्रिशिएट देखो, स्टैग्नेंट क्या होता है? कौन डेप्रिशिएटेड मतलब? और पाकिस्तान। तो भैया आपका कोई पर्सनल खुंदस है क्या? अरे नहीं, हम तो एग्जांपल दे रहे हैं खाली। चलो, मेरा चलना नहीं मतलब। द नया चैप्टर दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट
ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है साहब? ऐसे चैप्टर का नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। जितना लोग भी नया लोग आया है आप लोग, ठीक है, उनके लिए फ्रेश चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है सर, एक सवाल आपसे पूछना है खाली मुझे। मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड मतलब कि खाली एक ही साथ में ट्रेड कर रहा था तुम, ठीक है? बताइएगा मुझे एक बार के लिए, ध्यान दीजिएगा एक बार। बातें नहीं, बातें नहीं। अपना मैक्रो का किताब निकालिए प्लीज फटाफट। मैक्रो का बुक निकालिए अपना। चैप्टर का नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। मनी जो है इन जनरल आपको पता है क्या होता है? पिस्सो, पिस्सो के वे। अच्छा, कितना लोग यहाँ पे कॉमर्स का है? 70 to 80% पीपल आर फ्रॉम कॉमर्स। ठीक है, हो जाएगी ना, मान लिया। आप मुझे बताइए, आप लोग 2 साल 11th पढ़ लिया? अरे बस बाद में बात कर लेना, हाँ परी परी, ठीक है। इधर 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 बस। बाप रे बाप। अरे तुम कुछ नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि आप लोग 2 साल मोटा मोटी आप लोग कॉमर्स पढ़ने वाले हो, ऑलमोस्ट खत्म करोगे थोड़ा साल में, पर थोड़ा महीनों में। ठीक है। आप मुझे बताइए मनी के बारे में कितना डिस्कशन किया आप लोग? आप तो कॉमर्स फील्ड में हो। दिस इज डेबिट क्रेडिट पढ़ना या रुपी साइन देना इज नॉट मनी। हाँ, रुपी साइन दे देंगे 15,000 रुपीज, सैलरी पेड रुपीज पर मंथ इज नॉट रुपी डिस्कशन, कम ऑन, इट इज नॉट मनी डिस्कशन, यू ऑल्सो नो इट। मतलब बताइए, समझ रहा है इशू? कि मनी के बारे में हम लोगों को तो चैंपियंस होना चाहिए था, आगे जाके हम लोग फाइनेंस को हैंडल करने वाले हो, बट वी आर नॉट टॉट अबाउट मनी। बट मनी के बारे में बात मत करो, पैसों के बारे में बात करो। पूरा बात है, अभी तो बच्चा है, पैसों के बारे में बात करना नहीं। समझ में? द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मुझे बताइए, सबसे पहले आप बताइए मनी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वेरी गुड। अभी 2,000 रुपया का आप सुना था क्या अभी कहानी? क्या हुआ है? सितंबर 30 तारीख के पहले पहले यूज कर दो, डिपॉजिट कर दो, नहीं तो क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा। मैत्री जी, क्या हो जाएगा? 30 तारीख के बाद क्या होगा? बैन हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज नहीं होगा। हाँ महक, क्या होगा 2,000 नोट का? वेरी गुड। बैन नहीं हुआ है। बैन कौन सा हुआ था? 500 और 1,000 रुपए का नोट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था दे विल नॉट लॉन्गर विल बी कंटिन्यूड टू बी नोन एज अ लीगल टेंडर। द पॉइंट इज यू कैन नॉट यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस समय से सर्कुलेशन बंद हो जाएगा उसका, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा उसका, और धीरे धीरे शायद उसको वापस बैंक ला के उसको रख ले फ्यूचर में। अगर सोचो इस क्लॉज को ऐसे ही रखा वो लोग, फ्यूचर में उनको लगा कि नहीं हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, 2,000 का नोट को वापस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो लोग वापस यूज कर सकेगा उसको। अब इफ द आरबीआई डिसाइड्स, तो बेसिकली दैट इज द क्राइटेरिया। हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद वो लोग बोल दे कि 2,000 रुपीज जब सबका आ गया वापस से, इट विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर। वो आरबीआई के ऊपर डिपेंडेंट रख दिया, सोचने रखने दिया कि क्या होगा आपका। ठीक है। मुद्दा ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। और ये 500 रुपया और 1,000 रुपया का नोट याद है क्या आप लोग को? किसके किसके पास में है रे अभी भी? ओल्ड। अरे रखा है कोई कोई लोग, अब क्या होगा? सबका जवाब है लोग के पास में। याद है क्या किसी को ये वाला? ये सुंदर तो था, क्यूट था ना ये भी, हाँ। गुड गुड बापू। ठीक है। बताइए, ये याद है क्या किसी को? किसी के पास है घर पे? हाँ बोलो ना, एक दो जन के पास होता है। 1,000 500 रुपए का नोट रख के रखा है। मुझे बता दो, वो 500 1,000 रुपए जब आया था, मोदी जी आए और बोला भाई और बहनों, काफी सालों से आप लोग ने अपने पॉकेट में अपने घर पे 500 1,000 रुपए का नोट दाब दाब के रखा है, उसको निकालिए, क्योंकि आज से 500 1,000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं कहा जाएंगे। ये क्या है? अरे ये तो कॉमन लैंग्वेज है यार, तुम लोग कॉमर्स का बच्चा रहते हैं। बैन। तो लीगल टेंडर होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? किसी के पास में 500 100 रुपए का नोट है क्या? 50? 50 रुपए तो मेरे पास भी होगा, नहीं 20 रुपए। हाँ 20 रुपए का नोट अगर आप लोग कभी देखो, या किसी के पास नोट है अपने पास, देखो क्या है, क्या हुआ? इतना खुश हुआ है। नोट के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे,
ये तेरी की ग्रीन कलर का नोट है। दूसरा नोट दिखाओ। हाँ देखो, क्या लिखा हुआ रहता है, किसी को आइडिया है क्या यहाँ पे? कुछ लिखा हुआ रहता है। गवर्नर कुछ तो लिख के दिया है। क्या बोला है? आई क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू बे। यहाँ भी लिखा हुआ रहना चाहिए वैसे तो नियम से। ये रहा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500। मतलब क्या हुआ सर? गवर्नर एक्नॉलेज कर रहा है कि मैंने इसको लीगली पूरे देश में क्या माना है, एज अ लीगल टेंडर माना है। कोई मानो या नहीं मानो, कोई मानो या नहीं। इसलिए कभी सुना होगा ना, अगर आपका नोट जो है फट जाए तो आपको क्या बोलता है? कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में जाके लेकर आ जाओ, बोलो तुमको सही नोट दे देगा। कोई और एक्सेप्ट करो या नहीं करो, बैंक करे। बैंक को कौन इंस्ट्रक्शन देकर रखा है? आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई के बिहाफ में गारंटी कौन बोल रहा है कि मैं आपसे मानूंगा इसे, क्या? एज ए लीगल टेंडर। ठीक है, बातें नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या देश में केवल और केवल लीगल टेंडर है, या देश में नॉन लीगल टेंडर भी एग्जिस्ट करता है? क्रिप्टो इज अ नॉन लीगल टेंडर। अरे ब्लैक मनी, ब्लैक मतलब या तो अच्छा या तो एकदम वैसे कर देता है। अरे बीच में भी होता है। क्रिप्टो बोला, क्रिप्टो को देश में क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज गवर्नमेंट ने नहीं बोला उसे एज अ लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर होना बहुत जरूरी चीज है। जैसे 500,000 रुपए का लीगल टेंडर नहीं माना ना, तब से ये नॉर्मल क्या हो गया। अगर इसको मैं बोलूं कि 50 रुपया आज से लीगल टेंडर नहीं है, तो ये आज से आप सर्कुलेशन में यूज, कोई इसका वैल्यू मानने वाला नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग अ लीगल टेंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? मैं तब से लीगल टेंडर लीगल टेंडर लीगल टेंडर कर रहा हूं। जिसको देश में मान्यता दिया हुआ है कि इसको आप लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए देश में यूज कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर बोलते हैं। तो मैंने आपका सवाल एक पूछा, लीगल टेंडर तो समझ में आ गया आप लोग। इस एग्जाम्पल ये 50 रुपए का नोट जो अभी है, क्या वो लीगल टेंडर है? क्या 2,000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है? यस। क्या 500 और 1,000 रुपए का नोट अभी लीगल टेंडर है, ये वाला? नहीं, ये लीगल टेंडर नहीं है। एटलीस्ट 30 सितंबर तो 2,000 का नोट लीगल टेंडर है। ठीक है, क्या पता आगे भी हो जाए। इफ देयर इज नो नोटिफिकेशन फ्रॉम आरबीआई, क्या पता आगे भी हो जाए। चलेगा बिल्कुल यहां तक। जैसे कि किसको किसको जीएसटी के बारे में हल्का हल्का आइडिया? हल्का हल्का इस पास में रोए ना। कैफे तो जाते हो, वहां पर 2.5% जीएसटी तो पे करते हो। डू यू नो देयर आर टू रेट्स इन जीएसटी? वन इज टू रेट्स, टू टाइप्स नहीं बोला रे बाबू लोग, मैंने बोला टू रेट्स। ऐसे तो कई सारे रेट्स है, 28%, बहुत 18%, बहुत सारे हैं। देयर आर टू रेट्स विच आई वांट टू डिस्कस। वन इज 0% नील रेटेड, एक क्या आपका नील रेटेड, एक है एग्जेम्प्ट। एक है क्या है? नील रेटेड, और एक क्या है? एग्जेम्प्ट। दोनों में तो जीएसटी नहीं देता है। एक 0% है, एक एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब उसमें जीएसटी तो लगेगा ही नहीं। एक क्या है? एग्जेम्प्ट, मतलब उसमें जीएसटी लग ही नहीं सकता। जैसे चावल हो गया, खुला चावल, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। मसूर दाल, जीएसटी डायरेक्ट। खुला पैकेटिंग होगा तो लगेगा, खुला दाल बेच रहा है तो नहीं लगेगा। एग्जाम्पल बता रहा है आपको। और किसी में बोला है 0%, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में तो जीएसटी में लग रहा है। तो दो अलग अलग क्यों रख के रखा है लोग? नहीं, पैकेटिंग में लगेगा। गलत बोल रहा है। बोले, हम दे देगा 50 रुपए, टेंशन मत करो। बोलो क्या होगा? 0% और एग्जाम क्यों? पार्टिसिपेट करो। 0% इसलिए, वेरी गुड क्वेश्चन है जो बोला, आगे जाके गवर्नमेंट का मन हुआ तो उसमें 1%, 2%, 5% लगा देगा। बट एग्जाम जब बोल दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे सिमिलरली मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे 200 का नोट को कुछ इस तरीके से रखा है, लीगल टेंडर माना है, उसका सर्कुलेशन को क्या कर देगा? बंद। मतलब गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि हम लोग अब इस नोट को सोचो, मान लो 2,000 का नोट है, ठीक है, इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, मतलब कुछ खरीदने बेचने के लिए इस नोट का यूज करें। बात समझ में आया आपको? तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं मनी का डेफिनेशन एज एनी इंस्ट्रूमेंट जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम आता है। ठीक है। नंबर टू, क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूं? क्या मैं इस पॉकेट में रख सकता हूं? क्या मैं फोन में रख सकता हूं? यस, स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है। क्या मैं पैसे आज कुछ खरीद के बाद में पेमेंट कर सकता हूं? हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स याद नहीं करना, मैं बता रहा हूं, आज डिस्कशन कर रहा हूं पहले ओपनली, समझ में आए? तो एक ऐसा चीज है जिसका कई सारे रोल है।
बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, श्योर। मैंने एक सवाल आपसे सबसे पहले पूछा था, फर्स्ट क्लास हुआ था, व्हाट इज द गवर्नमेंट वांटिंग यू? यू बिकम वेल्दी और यू जस्ट बिकम रिच? गवर्नमेंट चाहता क्या है कि आप वेल्दी बनो, मतलब आप बहुत सारा फंड एक्यूमुलेट करो, यू लर्न अबाउट सेविंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा होगा क्या? गवर्नमेंट चाहता है क्या ऐसा? नहीं। गवर्नमेंट चाहता है आप अमीर बनो, भयंकर अमीर बनो, आप इतना अनशन अमीर बनो, इसका हिसाब नहीं है, फिर वहां पे जाके बुगाटी खरीदो, किसी को मस्टैंग पसंद हो मस्टैंग खरीदो, फरारी खरीदो, लुई विटॉन खरीदो, गुची खरीदो, खरीदो प्लीज खरीदो। उससे क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। समझ में आया? इसलिए आप देखिएगा, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पहले, ठीक है? आई गिव यू 3-4 सिनेरियोस। ये मैंने 50 रुपए का नोट आपके हाथ में रख के रखा है, इसके मान लो 100 रुपए का नोट है। लुक एट द साइकोलॉजी हाउ इट इज बीइंग क्रिएटेड, बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये 100 रुपए का नोट है, आप दुकान नीचे में जाओ, आप 100 रुपए का नोट ऐसे पकड़ाओ किसी को, यू विल फील द वर्थ कि आप कुछ दे रहे हो उनको। ऐसा लगेगा कि यार सोचे क्या दे या नहीं दे। 500 रुपए जब शरीर से निकलता है ना, पॉकेट से निकल के, तो शरीर में लगता है, अगर आपको बाई चांस वो अर्न किया हुआ है, कोई कारण से बहुत मुश्किल से इसको रुपया को मिला है आपको, आपको लगेगा। व्हेन यू स्वाइप द कार्ड ऑल्सो फील होता है, बट थोड़ा कम फील होता है। जब तक वो ओटीपी डालता है तब तक आपको, ओटीपी या जो भी होता है ना, वो पासवर्ड, ठीक है, तो थोड़ा फील होता है। यूपीआई क्या करते हो? जीपे कर देते हो, क्या करते हो? यूपीआई कर देते हो। यूपीआई से फील, गवर्नमेंट चाहता है कि आप ये फील वाला एलिमेंट है ना, वो क्या कर दे, कम कर दे, ताकि खर्चा करते वक्त आपको लगे ही नहीं शरीर में कि आपने खर्चा किया। अरे इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, योलो, यू ओनली लिव वंस, ठीक है? एक ही बार लाइफ मिलता है, तो शर्ट आया पसंद तो खरीद लो। समझ में आया आपको? तो ये माइंडसेट से पीपल आर डेवलपिंग, सो दैट दे ट्राइंग, बोलता है ना, इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों? प्राइवेट लोग को पावर दे रहा है और स्पेंडिंग भी क्या करके रखा है? पावर रख के रखा है। हेंस इफ आई कंक्लूड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मनी व्हिच यू डोंट नो। इसीलिए जरूरी है आपके बारे में क्या, पैसों के बारे में पढ़ना आप लोग को। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक अक्षित जी? समझ में आ गया? ठीक है, श्योर हो? चैप्टर्स नेम इज व्हाट? मनी। मैं बोलूंगा वन ऑफ द मोस्ट easiest chapter possible after गवर्नमेंट बजट, मैं बोल सकता हूँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट easiest chapter possible। सिलेबस में क्या है क्या नहीं समझेगा बात को, ठीक है? अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया था, लीगल टेंडर तो समझ में आ गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ मनी। व्हाट इज अ नॉन लीगल टेंडर? जिसको आप लोग एज अ ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल पेटीएम मनी सुना, पेटीएम मनी, क्या वो लीगल टेंडर है? क्या गवर्नमेंट ने बोला उसे मानने के लिए? नहीं, पर उसको आप ट्रांजेक्शन में यूज कर रहे हो। क्रेडिट पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स होता है ना, ओला मनी, फिर ओयो मनी, और भी होता है ना कुछ कुछ, ठीक है? तो ये सभी क्या हो गए? नॉन लीगल टेंडर्स। इसको आप लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। क्या आप भी एक नॉन लीगल टेंडर बना सकते हो? हाँ, आपने लिख के दे दिया 500 रुपया, अगर आपका वैल्यू है मार्केट में, जान पहचान है, तो आपको लोगों को लिखा हुआ को पार्ट मान लेगा, अगर नहीं जाता तो फिर पट करके भेज देगा। समझ में आया आपको? तो दीज आर लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर। सीबीएसई वाला लोग सुनेगा एकदम ध्यान से। मनी चैप्टर तो आपको पता चली गया हल्का हल्का क्या होता है, इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर। अपन आज लीगल मनी के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? फंक्शन वगैरह क्या होता है, अपन जो चैप्टर में आएंगे उसका नाम क्या है आपका? बैंकिंग। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज दैट, ठीक है, फॉर सीबीएसई पीपल एटलीस्ट, सीबीए के लिए भी कमर्शियल बैंक इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। सीबीएसई के लिए यू डोंट हैव कमर्शियल बैंक इन योर सिलेबस। मैंने बोला सिलेबस में नहीं है, खुश हो, सिलेबस में नहीं है। और ठीक है, बट आपका, ठीक है, बट अभी हम लोग बोर्ड्स के हिसाब से पहले करेंगे, एंड फिर उसके बाद मैं सीयूटी के हिसाब से प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है? एक और चीज बताना चाहता हूँ आप लोग को, अकाउंट्स में भी देयर आर सर्टेन चैप्टर व्हिच इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, जैसे कंपैरेटिव्स एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो सब, फिर रिडेम्पशन और डिबेंचर्स वगैरह, वो आपका सीयूटी एग्जाम्स में आता है, ठीक है? तो केयरफुल रहिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है? उसको करना है आप लोग को, याद रखिएगा बस, ठीक है ना? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ओके, तो आपके सिलेबस में है कौन सा सर? ठीक है, क्या है आपका? सेंट्रल बैंक इज देयर इन द सिलेबस, ठीक है? एग्जाम में सेंट्रल बैंक वाला पार्ट से भर भर के सवाल पूछता है, ठीक है? मैं आपको इनफैक्ट एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है ये करंट ईयर्स में, ठीक है? अभी सवाल दिखाऊंगा आपको जिसमें 3 से 4 बार करेक्ट हुआ है। आप मुझे बताइए, देश में सेंट्रल बैंक कौन सा है? देश का सेंट्रल बैंक कौन सा? ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ था रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
April 1, 1935। ठीक है। अगर मैं आपको आरबीआई का एग्जाम्पल स्टोरी बताऊं, तो आरबीआई अपने आप में पहले एक कंपनी था। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, जिसका मेजर शेयर होल्डर्स पब्लिक था। फिर बीच में बड़ा दिक्कत हो गया। सोचो अगर पब्लिक के हाथ में कंट्रोल रखा है आरबीआई का, तो हम तो जाके बोल देगा, अरे आरबीआई, मेरे पास 50 रुपए का नोट नहीं है, प्रिंट करो। है क्योंकि पब्लिक है, हम तो जो भी बोलेगा मानना पड़ेगा, शेयर होल्डर है। तो गवर्नमेंट ने इसमें प्रॉब्लम देखा। गवर्नमेंट बोलते कि अगर पब्लिक के हाथ में आरबीआई रह गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, सारे के सारे शेयर्स को वापस बेचा, और इसको क्या बना दिया, नेशनलाइज करके आरबीआई को एक एंटिटी बना दिया। ठीक है। एंड आरबीआई इज द एपेक्स बैंक और द सुप्रीम बॉडी, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है क्या, पूरा बैंकिंग सिस्टम को। एंड इंडियंस शुड बी प्राउड, ठीक है, ऑफ योर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इंडिया हैज बीन वेरी रॉबस्ट एंड इट हैज डन वेरी वेल। मतलब वन सिस्टम विच यू शुड बी प्राउड ऑफ एज एन इंडियन इज आवर बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि इंडिया में मुश्किल से एक बैंक फेल हुआ है, एक या दो बैंक फेल हुआ है खाली, उसको भी कोशिश करवाया है कि मर्ज करा के ठीक कर दे। एंड यू कैन लुक इनटू यूएस, उसमें हर 5 साल में, 1 साल में, 3 साल में एक तो बैंक खराब कर देता, पूरा इकोनॉमी को बर्बाद कर देता। ठीक है, लेमन ब्रदर्स, फिर अभी कौन सा गिरा था, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, स्विस बैंक तो वहां पे है भाई, सिलिकॉन वैली बैंक है, स्विस तो वहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। वो तो अलग लेवल का बैंक है, इतना इकोनॉमी देता है, इतना पैसा देता है, कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ आपका, 1935। सर आज हम लोग 3 फंक्शंस करेंगे। ठीक है, आज 3 फंक्शन। सर इसमें फंक्शंस है कितना, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है, सर इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, इन फंक्शंस का रेलेवेंस क्या है, सुनेगा। ये फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका आगे जाके एक चैप्टर है जिसका नाम है अग्रीगेट डिमांड। चैप्टर का नाम क्या है, ये सेम पॉइंट्स वहां भी रिपीट होगा। जैसे आपको याद है, एक्सपेंडिचर मेथड इन नेशनल इनकम विल अगेन बी रिपीटेड इन एग्रीगेट डिमांड। ये वाले पॉइंट्स वापस से कहां रिपीट होंगे, एग्रीगेट डिमांड में। तो दैट इज व्हाई दिस आर वेरी वेरी क्रूशियल, और एग्जाम में आने का हाई चांसेस रहता है सब क्वेश्चंस का। ठीक है, आइए 3 फंक्शंस आज करेंगे, बहुत आसान आसान फंक्शंस, बहुत आसान इजी इजी पार्ट। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 करेंसी ऑथोरिटी। देश में करेंसी इशू करने का ऑथोरिटी किसके पास में है, आरबीआई के पास में। क्या आरबीआई सारा करेंसी इशू करता है, क्या आरबीआई सारा करेंसी इशू करता है, तो कौन सा नहीं करता, आरबीआई जो है नोट्स इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, जो है कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ वेरी बिग मिनिस्ट्री, उसके नीचे अलग कॉइनेज एक्ट बोल के है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मिनिस्ट्री हो गया भाई। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, कॉइनेज एक्ट बोल के है, कॉइनेज एक्ट के तहत कॉइन्स इशू होता है, इसलिए आरबीआई इशू नहीं करता। ठीक है, फॉर पीपल हु वांट टू रियली नो अबाउट इट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज मेड टू मेक यू इजी कि हाँ ठीक है। तो आरबीआई कौन सा इशू करता है मैडम, नोट्स वगैरह इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट एंड कॉइन्स, जो कि कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर एक ही जन को क्यों पावर दिया गया है नोट इशू करने का, ताकि देश में क्या रहे, ताकि देश में क्या रहे मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ताकि देश में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ताकि देश में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। क्योंकि करेंसी कौन इशू करेगा, केवल आरबीआई, तो एक ही जैसा करेंसी इशू करेगा। नंबर नेक्स्ट, क्योंकि एक ही इशू कर रहा है, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई भी कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई कर पाएगा। भाई देश में कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा जाना चाहिए, वो भी कौन कंट्रोल कर पाएगा, आरबीआई। क्या मनी सप्लाई कंट्रोल करना जरूरी है क्या, हाँ। एग्जाम्पल, कोविड के वक्त में लोग बाग पैसा खर्चा कर रहा था क्या, नहीं। उस वक्त में आरबीआई अगर पैसा इशू नहीं करेगा तो देश के लिए खराब होगा या नहीं होगा, होगा। उस समय मनी मनी सप्लाई क्या हो गया था देश का, इंक्रीज करवाया था आरबीआई ने। सही बात है बिल्कुल यहाँ तक। तो इसलिए मनी सप्लाई का कंट्रोल, आपको पता है, बीच में याद होगा आपको, कोविड के टाइम में आरबीआई इज गवर्नर लेफ्ट, इफ यू हैव हर्ड द न्यूज। इस वजह से कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट वाज टेलिंग कि आप और करेंसी इशू करो, आरबीआई वाज हेजिटेंट कि हम इशू नहीं करेगा अभी और, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बीच में कंक्लूजन नहीं आया तो आरबीआई गवर्नर बोला हम अभी काम नहीं कर सकते यहाँ पे। आप समझ में आ रहा है कितना रॉबस्ट सिस्टम होता है यहाँ पे, कितना बड़ा डिसीजन है। ज्यादा करेंसी इशू करते तो भी इशू, कम किया तो उस समय इकोनॉमी का हालत खराब,
यूएस ने क्या किया, भर भर के करेंसी इशू किया और इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तो आप मुझे बताइए यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन, यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। ऐसे दिमाग में सवाल आ गया मेरा, पूछने का ऐसे मन हो गया आप लोग से, कोई एनी इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे को बताना, वन टॉपिक विच आई स्पेशलाइज इज पर्सनल फाइनेंस एंड ऑल। ठीक है, तो कोई एक दिन जिस दिन अपना फ्री है या फिर स्कूल नहीं है या फिर किस दिन ऐसे होता है ना वो नॉर्मल चिट चैट वाला बात जो करता है, ठीक है, उस दिन अपन डू यू वांट टू टॉक अबाउट फाइनेंस एंड नॉर्मल, मतलब इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, जो लोग इंटरेस्टेड है, हाउ डू यू मैनेज मनी, व्हाट इज मनी, विल टॉक अबाउट सम मैच्योर थिंग्स, मतलब वो बच्चा वाला हरकत नहीं है, ठीक है, मैच्योर एज एन इट विल बी फन, बट आप अपने दिमाग में अगर हो सके विल टॉक अबाउट इट, बट अपने दिमाग में जो भी क्वेरीज है इट माइट बी अनशर्ड आल्सो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वी लेट अस टॉक अबाउट मनी इन जनरल, एंड मनी बाय बडी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर ऑफ मनी, एंड इन जनरल हाउ मनी वर्क्स, क्या होता है, मुझे कैसे स्पेंड करना चाहिए, आगे मुझे प्लानिंग कर रहा है तो मैं कैसे प्लान करना चाहिए, व्हाट इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप लोग 12th के बाद में अचानक से यू पीपल विल बी कंसिडर्ड एज मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स, राइट? तो हाउ विल यू टॉक अबाउट मनी, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट? पता पक्का? ठीक है, कब कर रहा है बता देना मेरे को। जुलाई, समर वेकेशन के वक्त में मेरे पास अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स है भाई करने के लिए, टेंशन मत करो। दिस एडवांस एक्सेल कोर्स विच विल बी देयर ऑन जुलाई, ठीक है, जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग करा, एडवांस एक्सेल कोर्स, नॉट बेसिक एक्सेल है, इक्वल टू सम वो सब नहीं है, तो एडवांस एक्सेल कोर्सेज वहाँ पे, तो 2-3 और प्लानिंग किया हुआ, टेंशन मत करो, स्पीच थेरेपीज एंड ऑल दोस थिंग, जिसको थोड़ा बोलने वाले में डर वर लगता है वो लोग के लिए, तो कुछ कुछ अच्छा अच्छा प्लान किया हुआ है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली इट्स द पॉइंट ऑफ वेयर यू ग्रो इन जनरल, आपका लाइफ में वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद की तरह रहोगे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। देश का 1% पॉपुलेशन लोग ही बढ़ता है अल्टीमेटली, यू शुड अंडरस्टैंड, 1% लोग कमांड कर रहा है पूरा देश को, तुम लोग अगर गिनना है तो देख लो, एज सिंपल एज दैट, 99% लोग खुद ही बना रहेगा बैठ के, एंड पीपल अच्छा ही है, वो 1% लोग बड़ा स्मार्ट है, पता तुमको क्या करना पता है क्या, और मैकेनिज्म्स दे रहा है ताकि आप लोग और खुद बन जाओ, इट्स गुड ना, द मोर यू बिकम डम दे विल बिकम स्मार्टर, द मोर दे आर स्मार्टर दे एक्यूमुलेट मोर मनी, सिंपल। आपका रिटेंशन अगर खराब होगा तो अल्टीमेटली दे मेक मनी, तो रहो बैठा रहो आप लोग रील्स में, अच्छा है वो लोग के लिए, एक तो पैसा दे रहा है आप लोग को, एवरी कॉलिंग के साथ में पैसा दे रहा है आप लोग इंटरनेट कनेक्शन वाला लोग को, ठीक है, तो पीपल विल वांट दैट यू बिकम मोर डम, ठीक है, दैट्स, इफ यू फील बैड, ओके, हम बोला था ना ट्रूथ बॉम्ब्स जो फेंकने वाला होगा आप लोग के ऊपर में, ये सब लाइंस है, किसी को सुनना है तो, यू माइट फील वेरी वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ, but that's a truth, but yes, on the other hand, on the contrary, who people who are smart can take out a lot of from this session, अगर आपको मन हो तो, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने एक बार करवाया था, आई चार्ज एन अमाउंट फॉर दैट, ठीक है, बट आप लोगों को तो मस्त आराम से मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो करना है क्या, ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या था आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है एंड इन्फ्लुएंसेस द व्हाट, मनी सप्लाई, फिर क्योंकि एक ही आरबीआई है, भरोसा रहता ना एक मन में, आरबीआई है, चलो ठीक है, अच्छा है, तो वो लोग क्या करता है, पब्लिक फेथ एनेबल करता है, और गवर्नमेंट को भी हेडेक नहीं लगाना है, किससे बात करना है अल्टीमेटली, आरबीआई से, तो इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर अ सेंट्रल बैंक फॉर द इशू ऑफ नोट्स। तो आप मुझे बताइए देश में करेंसी ऑथोरिटी किसके पास में है, आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, वो किसके पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अलावा बाकी सारा करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। सर इसकी वजह से फायदा क्या क्या होता है, नंबर वन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है, नंबर वन क्या है आपका, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है, नंबर टू, इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई के लिए, इन्फ्लुएंस इसका नंबर थ्री, एक फेथ रहता है, फेथ किसका है, पब्लिक का, कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, फेथ किसका है, पब्लिक का, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है, हमारा फेथ रहता है, इसकी वजह से मनी सप्लाई कंट्रोल रहता है, और देश में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है। 4 पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक सॉलिड, ठीक है। टुडे इज द प्रिलिमिनरी रीडिंग वाला पार्ट, नेक्स्ट क्लास से यू विल ट्राई टू रिमेंबर इन योर हेड, चलेगा, डन। इशुएंस ऑफ करेंसी, द पावर इज गिवन टू द, चलेगा, जैसे हम हमारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, कहाँ पे, एसबीआई में, एक्सिस बैंक में, फिर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी बैंक मेंटेन करता है ना, तो गवर्नमेंट, मोदी जी कहाँ जाएंगे, मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी आप बंधन बैंक में खोल लो, ऐसे बोलेगा क्या, बाहर में से करेगा, भाई जी, भाई बहनों हमारे खाता खोल दो, ऐसा करेगा क्या वो लोग, बीजेपी वाला लोग, नहीं, तो गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास होता है, आरबीआई के पास में, जैसे आप बताओ एक बार, आपका अकाउंट किसमें है,
बैंक अकाउंट, किताब, खाता। क्या बोलते हैं? ठीक है, एसबीआई क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? एसबीआई क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? अरे पैसा जमा कर सकता है, नहीं कर सकता एसबीआई में जाके? पैसा निकाल सकता है, लोन चाहिए तो ले सकता है, कोई म्यूचुअल फंड खोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इंश्योरेंस, तो एसबीआई को पूछ सकता है ना कि एसबीआई बाबू आप इंश्योरेंस वगैरह करते हो क्या? करता ही नहीं, करता, इसे सर्विस प्रोवाइड करता ही नहीं करता है। बैंक कब गया था पिछला 15 साल में अंदर? 2-3 महीना पहले। डर लगता है बैंक जाके? सब ठीक है, एसबीआई जाके तो सबको डर लगता था। ठीक है, बताइएगा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द गवर्नमेंट इट एक्ट्स एज थ्री थिंग्स, व्हाट? बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल। सर बैंकर मतलब बैंकर जो पैसा डिपॉजिट लेता है, पैसा देता है, लोन वगैरह लेता है, वो सब क्या हो गया? बैंकर। ये एजेंट क्या है? एजेंट, एजेंट कितना कितना लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता है? ईएमआई वगैरह ड्यू होता है ना आप लोग का, ईएमआई वगैरह पेमेंट होता है ना आप लोग का? तो जैसे कभी कभी आप जानते हो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सुना है ये वर्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? बैंक को आप बोल सकते हो कि देखो हर महीना मेरा जो भी बिजली का बिल आएगा ना, आप ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट से काट लेना। आप लोग कभी ईएमआई वगैरह होता है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। कोई एसआईपी वगैरह किया हुआ रहता है तो वहां भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1,000 रुपए अकाउंट से कट जाता है। लिखा हुआ था ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज सो एंड सो फॉर ईसीएस क्लियरेंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना आपका। ये सब क्या हो गया? एजेंट का काम करता है वो लोग। म्यूचुअल फंड में बैंक तो जमा नहीं करने जा रहा है, वो क्या कर रहा है? एज एन इंटरमीडिएटरी बीच में है, कि वो पैसा लेता है और किसको जमा करता है? म्यूचुअल फंड वाला को। इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे आगे जाके आप लोग, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग पे करो आगे जाके बहुत सारा। ठीक है, जीएसटी का पेमेंट करेगा आप लोग आगे जाके, टैक्स पेमेंट करेगा, तो वो किसके थ्रू होता है? एजेंट। एजेंट कौन हो गया इस केस में? बैंक। ठीक है, अरे ये हम लोग थोड़ी ना पेमेंट करता जाके। हाँ वो तो ठीक है, दिया करो तुम। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट कैसे कैसे फंक्शन करता है, देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एज अ बैंकर क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या मेंटेन होता है आपको? सर एक होता है करंट अकाउंट, जो आप लोग मेंटेन करते हो वो क्या है? सेविंग्स अकाउंट, सुना है क्या? और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो सबको पता है, करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे 5% मिलता तो नहीं करना चाहिए मेरे साथ। 5% इज अ वेरी बैड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है 12-13% में और हम लोग 5% में पैसा तोड़ेगा, वी आर लॉट एट अ लॉस, उसमें चार्जिंग और लेता है वो लोग। ठीक है, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज अ सेविंग्स अकाउंट? मैत्री जी, सेविंग्स अकाउंट क्या है? हाँ बोलो आज का। लिखा सकता है बट एक लिमिट तक लिखा सकते हैं। इंडिविजुअल्स के नाम पे कोई अकाउंट होता है, जैसे आप लोग सबका क्या है यहाँ पे? सेविंग्स अकाउंट है, जहाँ पे आप पैसा डाल भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, वहां पे हल्का फुल्का इंटरेस्ट भी मिलेगा। किसका जैसे शॉप है यहाँ पे, शॉप बिजनेस वगैरह, आप लोग का बिजनेस में आप लोग का क्या होता है, आप लोगों की दुकान में क्या होगा? एक करंट अकाउंट होता है, वो किसके नाम पे होता है? दुकान के नाम पे। ठीक है, फर्म के नाम पे, पापा के नाम पे बोलता हूँ पापा के नाम पे नहीं, दुकान के नाम पे। उसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, और जितना भी पैसा आपको लगाना है, पैसा निकाल सकते हो और जमा भी कर सकते हो। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, इसे आप देखिएगा। कभी भी ऐसे बैठोगे ना आप, तो अगर सोचोगे बाई चांस सेविंग्स अकाउंट में अगर बहुत रुपया आ गया एक साथ में पापा का, तो पापा का टेंशन हो जाता है। बट करंट में आने से टेंशन नहीं लेता पापा, हाँ ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है या नहीं होता? ठीक है, क्योंकि टैक्स होता है, इनकम टैक्स से टेंशन आ जाता है, अरे इतना पैसा कैसे भेजते सही जगह में, पगला है क्या तुम एकदम? ठीक है, समझ में आया क्या? तो सेविंग्स अकाउंट में टेंशन रहता है, डिपॉजिट है उसमें। ठीक है, बट इन करंट अकाउंट यू कैन यूज, बिकॉज वो किसका ट्रांजेक्शन है? बिजनेस का ट्रांजेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है किसके साथ में? गवर्नमेंट मेंटेन करता है आरबीआई साथ में, तो उसमें सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का ध्यान रखता है, और लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है। कौन किसको? आरबीआई बैंक। एज एन एजेंट कैसे मैनेज करता है रे? पब्लिक का बहुत पैसा किसके पास में है? गवर्नमेंट के, टैक्स देता है अपन, लोन भी देता है अपन, कभी कभी सिक्योरिटीज खरीदता है, तो बहुत पैसा अपना किसके पास में है? गवर्नमेंट। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज, कैसे करना है? जैसे एग्जांपल एक ब्रिज बना के फिर तोड़ के वापस बनाना है, कैसे मैनेज करना है? ठीक है, वो सब कैसे कौन बताता है आपको? हेल्प किसमें कौन करता है? आरबीआई करता है। एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर की आगे जाके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें कौन हेल्प करता है आपको? आरबीआई हेल्प करता
है। आज याद नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास से अपन याद करेंगे इस चैप्टर को आराम से। और लास्ट पॉइंट में देखिए, खाली पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। सर ये क्या है कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स? एनी आइडिया? स्कूल के योद्धा? किसका? क्यों क्यों? मैं, हाँ आरबीआई बोलता है, क्यों क्यों बोलता है, वही तो पूछा है। वेरी गुड। देखो, एक बैंक है, एक बैंक का नाम क्या है? लुलु बैंक। ठीक है? लुलु बैंक में आया एक कस्टमर, ठीक है? उसका नाम था, कौन था? दृष्टि। ठीक है? दृष्टि आया, ठीक है? लुलु बैंक में कौन आया? शी गॉट अट्रैक्टेड विद द नेम, ठीक है? अंदर गया और 5,000 रुपए क्या कर दिया तुमने? अरे नाम फैसिनेटिंग है, लुलु बैंक, कितना स्टाइलिश लगता है। ठीक है? स्टाइलिश नेम है लुलु बैंक। ठीक है? किसमें अकाउंट है लुलु बैंक में? ठीक है? तुमने कितना रुपए जमा कर दिया? 5,000 रुपए जमा कर दिया, किसके पास में? लुलु बैंक। लुलु बैंक क्या हो गया? खुश। लुलु बैंक बोला अच्छा बैंकिंग का बिजनेस क्या है रे? अच्छा बैंक चैरिटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है भैया, प्रॉपर बिजनेस। रिजॉइन, गूगल का लैंग्वेज बढ़िया लगता है, वी आर मेकिंग थिंग्स कम बैक टू अ लाइफ, सही लिखता है लोग। ओके, सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट इन केस। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे को 5 मिनट लेट होगा, ठीक है? सेम लिंक। ओके सॉरी, हाँ। तो जैसे कि आप बैंक का नाम क्या था रे? लुलु बैंक। ठीक है? लुलु बैंक में दृष्टि रुपया जमा किया, कितना? 5,000। ठीक है? और बैंक का काम क्या है? पैसा इससे लेने का, दूसरा को लोन देने का। ठीक है? 5,000 रुपये लोन में दे दिया, किसको? लक्ष्य। ठीक है? ठीक है, लक्ष्य को नहीं दिया, था लोन ही नहीं चाहिए मुझे, पर नमन को दे दिया। ठीक है? नमन बोला 3 महीना में वापस कर देगा। ठीक है? दृष्टि वापस आया, दृष्टि आया और बोला कि बैंक साहब, बैंक साहब, लुलु बैंक, लुलु बैंक। बोलता हाँ बताइए क्या चाहिए आपको? बोला लुलु बैंक हमको ना 350 रुपीज वापस चाहिए, एक्चुअली 349। बोला क्यों मैम, आपको क्यों चाहिए? मेरा नेटफ्लिक्स रिचार्ज फिनिश हो गया ना, मेरे को रिचार्ज करना है, इसलिए मेरे को 349 रुपीज वापस चाहिए, मैं बाद में वापस डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लुलु बैंक बोला क्या कि पैसा देना तो पॉसिबल, किसके पास पैसा है? रामन साहब। तो आप 3 महीना नेटफ्लिक्स मत देखिए, 3 महीना बाद जब महीना आ जाएंगे तब आप वापस करवा लीजिएगा रिचार्ज। मानेगा तुम? मानेगा? नहीं, नहीं मानेगा ना। तो ये चीज ना हो बैंक में, कि जब कोई पैसा मांगने आ जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या करेगा? कुछ पैसा जो जमा किया ना, किसके पास, अब किसके पास कितना रुपया आया था अपने पास जमा में? 5,000। उसमें से आरबीआई बोला ये इशू नहीं हो, तो मेरे पास कुछ रुपया आप क्या करके रखो, जमा करके रखो, से 500 रुपया आप किसके पास रखो? आरबीआई के पास में, ताकि फ्यूचर में कभी भी रुपया का रिक्वायरमेंट हो तो उनसे ले सकता है। इसको अपन बोलते हैं एज
ठीक है, इसको कुछ और भी बोलता है, वो अपन बाद में करेंगे। क्या बोलता है? कैश रिस्क। ठीक है, हल्का सा प्रिलिमिनरी ढांचा समझ में आ गया आप लोगों को कि जितना डिपॉजिट आया है उसमें से कुछ पैसा किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। ठीक है, क्यों जाता है? ताकि कोई पैसा मांगने आए तो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ये क्लियर है? लास्ट में जाके अगर सोचो किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो कौन पैसा देगा? आरबीआई देगा। ठीक है, और क्योंकि सबका खाता किसके साथ मेंटेन रहता है? आपका आरबीआई के साथ में। तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर सोचो एग्जांपल, एक्सिस बैंक के पास मेरा चेक जा रहा था, एक्सिस बैंक में मेरा चेक चेक जा रहा था, और एचडीएफसी वाला मेरा बैंक है, मेरा एचडीएफसी मेरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक में मेरा चेक जा रहा था क्लियर होने के लिए। एक्सिस वाला बोलता पैसा नहीं देगा, क्या करेगा? तो कौन सेटल करेगा? क्योंकि सबका खाता किससे मेंटेन्ड है? आरबीआई से। समझ में आया आपको? ये कुछ फंक्शंस है आरबीआई के। आई एम प्रिटी श्योर कि आज का जो फंक्शंस अपन पढ़ा है उससे कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा अभी तक आप लोग, और आना भी नहीं चाहिए अगर आ गया तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने सारा पॉइंट्स को इन डेप्थ और याद करवाया नहीं है आप लोग को। आज मैंने बेसिक खाली बैंकिंग का, मनी का इन जनरल आपको रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट क्लास जब अपन पढ़ेंगे उससे अपन सोच लो प्रॉपर चैप्टर जो है, जो फ्लो है, उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? तो विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ आरबीआई प्रॉपरली, लाइक याद करने के हिसाब से इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि अपन कोशिश करेंगे कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई को अपन नेक्स्ट क्लास तक समाप्त कर सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, किनका किनका मनी नहीं एग्जाम में आ रहा है? कब है आप लोग का एग्जाम? 12 महीने का 10 में, 19 जून तुम लोग का हो जाएगा, और 10 जून तुम लोग का भी हो जाएगा, और 17 जून, 17 ऑफ विच मंथ? जून तो हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा आप लोग का सबका। तेरा तुम लोग का भी हो जाएगा, यही चैप्टर है ना? अच्छा, आईडी जिसको इसको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए मेरे तरफ से हमसे ले लेना। ठीक है, और एक दिन आपका क्लास नहीं होगा, कब बोला था मैंने, मैसेज किया था आपको? वेंसडे को क्लास नहीं होगा, उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास आपसे जब भी हो ले लूंगा। और फ्राइडे, ओके। और मैं एक दो एक क्लास आपसे नेशनल इनकम का लूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लो, आप लोग लिख लो, आप लिख लो, लिख लो, लिख लो, क्लास होगा ना? नहीं। ठीक है, तो एक दो क्लास जो नेशनल इनकम मिस किया हुआ है आप लोग का, जिसका इसका इशू है, वो लोग आके बैठेगा मेरे साथ में। कल 6:45 ट्राई करता हूँ मैं। हाँ हाँ, चलो जाओ, हो गया। मैंने क्या ग्रुप में लिखा था? फ्राइडे है ना, फ्राइडे को नहीं है।